हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डीजे सर दिनेश जैन, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर होता है फिजिक्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड थ्योरी की जानकारी आपको दे रहा हूं। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है बच्चों? अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लाइन खींच दें तो हमें दो वर्ड मिलेंगे बच्चों, एक मिलेगा इलेक्ट्रो, दूसरा मिलेगा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है बच्चों चार्ज, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है बच्चों रेस्ट पोजीशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब रेस्ट पोजीशन में होगा। अब बच्चों क्या है कि दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर by virtue of which a body either attract or repel another body। अब बच्चों बात करते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में। एसआई सिस्टम में बच्चों चार्ज की यूनिट होती है कूलम, बाकी इसकी सीजीएस यूनिट भी है, डेराइव्ड यूनिट भी बच्चों, जिनको बोलते हैं अपन ईएसईओ चार्ज एंड फेराडे। बच्चों 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम इक्वल टू होता है बच्चों 3 × 10⁹ ईएसईओ चार्ज। 1 कूलम इक्वल टू होता है बच्चों 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। और बच्चों हम बात करें किसकी? फेराडे की। 1 फेराडे इक्वल टू होता है बच्चों 96,500 कूलम एंड 1 कूलम इक्वल टू होता है बच्चों 1/10 EMU ऑफ चार्ज। अब बच्चों अगर आपको क्या है कि चार्ज के बारे में कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो हम कैसे जवाब देंगे? जैसे कोई क्वेश्चन हमको पूछा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें अगर बोला जाए बच्चों कि D2 10 ग्राम D2 दिया बच्चों, फाइंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटोनिक चार्ज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ D2। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटोनिक चार्ज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ D2। बच्चों D2 को जब बात करेंगे, D2 में क्या है? D + O। डी को क्या लिखा जाएगा बच्चों? डी को लिखा जाएगा D + O, और यह है बच्चों 1D2 8O16। तो बच्चों D2O के स्ट्रक्चर को यदि हम देखेंगे, इसका मोलर मास होगा बच्चों 20 ग्राम, और इसमें एक D2O के एक मॉलिक्यूल में बच्चों प्रोटॉन होंगे हमारे पास 10। D2O के एक मॉलिक्यूल में बच्चों प्रोटॉन है हमारे पास 10, और D2O का मोलर मास है बच्चों 20 ग्राम। तो हम ये बात बोल सकते हैं मोल कंसेप्ट के बेस पे 20 ग्राम D2O जब होगा तो बच्चों 20 ग्राम D2O में D2O के मॉलिक्यूल होंगे एवोगेड्रो नंबर के इक्वल, जिसको बोलते हैं बच्चों Na, जिसको लिखते हैं 6.02 × 10⁻23। तो 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 ग्राम में D2O के मॉलिक्यूल होंगे बच्चों कितने? Na/2। और एक D2O के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है बच्चों? 10। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है बच्चों? E। तो 10 ग्राम D2O में हम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज लिख सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन ये है, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ D2O। 10 ग्राम D2O में बच्चों 20 ग्राम में कितने थे बच्चों? Na। तो 10 ग्राम में कितने हैं? Na/2। और बच्चों 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन थे बच्चों? 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे बच्चों 10 ग्राम में Na/2 × 10। और बच्चों एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E। तो बच्चों टोटल प्रोटोनिक चार्ज हो जाएगा बच्चों, प्रोटोनिक चार्ज हो जाएगा बच्चों 5Na × E। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि हमें क्या है कि 10 ग्राम D2O में कितना प्रोटोनिक चार्ज है बच्चों? 5Na। आगे अगर आप लिखना चाहते हैं बच्चों तो E की वैल्यू भी लिख सकते हैं। E की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बच्चों क्या है कि बात आती है इस तरीके का कोई भी अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से बना पाओगे। जैसे कोई आपको पूछता है बच्चों कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है कि कितना प्रोटोनिक चार्ज होगा, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है कि स्ट्रक्चर लिख सकते हैं बच्चों, कैसे? Ca + C + 3 ऑक्सीजन के एटम। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है कि यहाँ पे मोलर मास कितना होगा बच्चों? 100 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे बच्चों? 3 तो ऑक्सीजन के एटम थे, जिसमें कितने थे बच्चों? 24। 8 × 3। कैल्शियम में कितने थे बच्चों? 20। और क्या है कि कार्बन में कितने हैं बच्चों? कार्बन में 6।
तो कहने का मतलब कितना हो गया बच्चों, 24 प्लस 6 30, 30 एंड 20। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चों एक मॉलिक्यूल में हमारे पास प्रोटॉन कितने बच्चों, 50 प्रोटॉन है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है बच्चों 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितने प्रोटॉन है बच्चों, 100 ग्राम के अंदर प्रोटॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम में क्या कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों, Na। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कि कैलकुलेशन करेंगे, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये तो बच्चों इस तरीके से कभी भी अगर आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन चार्ज का क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर सकेंगे बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करें चार्ज के क्या है कि प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बच्चों बात करते हैं तो क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये बच्चों, चार्ज प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टी है बच्चों की, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस चार्ज क्या है कि वेक्टर ऑपरेशन के क्या है कि कोई भी रूल्स को ओबे नहीं करता बच्चों। चार्ज कभी भी आएगा बच्चों, चार्ज कभी भी आएगा बच्चों तो टोटल इनकमिंग चार्ज एट जंक्शन इक्वल टू होगा बच्चों टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम जंक्शन। अगर यहां से बच्चों 3 कूलम आ रहा है, यहां से 4 कूलम आ रहा है, तो यहां पे बच्चों ये 7 कूलम जाएगा, ये चाहे एंगल कुछ भी हो बच्चों। तो यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी वेक्टर ऑपरेशन को ओबे नहीं करेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की आपको सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूं बच्चों। चार्ज बच्चों क्या है कि मास की तरह स्पीड के साथ वेरी नहीं करता बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड अनलाइक मास बच्चों। मास के अंदर क्या है कि बच्चों जब न्यूटन की फिलोसॉफी की बात करते हैं, जो कब एप्लीकेबल होती है बच्चों, जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, तब तो न्यूटन्स लॉज ओबे होते हैं, तब तो मास वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता बच्चों। लेकिन क्या है कि जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के ऑर्डर की होती है बच्चों, तो पार्टिकल का क्या है कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों मूविंग पोजीशन में जो मास है बच्चों उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मास। रेस्ट पोजीशन में जो मास है बच्चों उसको बोलते हैं हम रेस्ट मास। और इफेक्टिव मास एंड रेस्ट मास में बच्चों रिलेशन ऐसा होता है, एम इफेक्टिव इक्वल टू होता है बच्चों एम रेस्ट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इनमें रिलेशन है बच्चों। लेकिन बच्चों क्या है कि चार्ज किसी भी वेलोसिटी चले बच्चों उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज फंक्शन नहीं होता बच्चों किसका, वेलोसिटी का। मास फंक्शन है बच्चों क्या है कि वेलोसिटी का, लेकिन चार्ज बच्चों फंक्शन नहीं है वेलोसिटी का। नेक्स्ट आपको बच्चों प्रॉपर्टी बता रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों न हम उसको क्रिएट कर सकते हैं न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज का खाली क्या होता है बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का खाली क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अपन बोल सकते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है कि चार्ज क्या है बच्चों, कंजर्व रहता है। हम बच्चों क्या है कि ये चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी देखें बच्चों। जब कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा बच्चों कहां पे होता है, सरफेस पर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर बच्चों। तो यहां पे क्या है कि बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, यदि हमारे पास क्या है कि एक कंडक्टर सॉलिड है बच्चों, एक कंडक्टर अगर हमारा होलो है, तो दोनों की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम रहेगी यदि आइडेंटिकल साइज के हैं। तो अगर ये भी रेडियस आ रहे हैं, ये भी रेडियस आ रहे हैं, तो बच्चों इस पर चार्ज की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों ये बात याद रखिए कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कहां पे होता है बच्चों, सरफेस पर होता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर की सरफेस पर यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। किसी भी क्या है कि कंडक्टर की सरफेस पे बच्चों चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके केस में क्या है कि रिलेशन ये है बच्चों कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। इसीलिए क्या है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है बच्चों वहां पे क्या है कि ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, देखो ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाने का रीजन ये होता है बच्चों, जब आप लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हो किसी बिल्डिंग में, ये मान लो कोई बिल्डिंग थी जहां पे आपने लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया, तो बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर का क्या है कि जो अपर एंड होता है ये पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड रखने के पीछे लॉजिक क्या है बच्चों, पॉइंटेड है तो यहाँ आर कम है, आर कम है तो बच्चों यहाँ सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है तो चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब बच्चों चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है कि फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब क्लाउड्स में आपस में क्या है कि बच्चों फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो बिल्डिंग के ऊपर क्या है कि इलेक्ट्रिकल अटैक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बच्चों बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिक अटैक से क्या है कि बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं जिसका अपर एंड क्या होता है बच्चों, पॉइंटेड होता है, जिसका कनेक्शन किससे कर देते हैं, अर्थ से। ये बच्चों क्या है कि चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस पे अगर आपको क्या है कि नीट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा बच्चों एक हाइपोथेटिकल डायग्राम आपको दे सकता है। ये देखो बच्चों, ये बच्चों मान लो आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम दे दिया।
अब इस हाइपोथेटिकल डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अगर क्या है कि यहाँ पे बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 और यहाँ सिग्मा 3 है। आपसे कोई पूछे बच्चों, आपसे अगर कोई पूछे बच्चों यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में क्या रिलेशन होगा, आप आसानी से क्या है कि बच्चों बता सकते हैं। ये पॉइंटेड एंड है, यहाँ पे आर कम है, यहाँ पे आर और ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या है कि सिग्मा कहाँ पे होगा, इस पॉइंटेड एंड पे होगा। कैसे पता चला आपको आर कम है, ये छोटा सा क्या है कि एक गोला बना लो बच्चों, ये बना लिया, देखेंगे इसका आर कम है, इसको देखेंगे बच्चों तो इसका आर और ज्यादा है बच्चों, देख रहे हैं। तो जहां आर ज्यादा है वहां सिग्मा कम होगा, तो बच्चों यहां पे आपको क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मिला सिग्मा 1 ज्यादा है बच्चों सिग्मा 2 से, सिग्मा 2 ज्यादा है सिग्मा 3 से। इस तरीके से कि आप क्या है कि चार्ज की कंसंट्रेशन को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों कंपेयर कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसमें 3 तरीके की क्या है कि चार्ज डेंसिटी पिक्चर में आएगी, जिसको अपन क्या है कि आगे देखेंगे। एक चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको क्या है कि एक एक करके हम देखेंगे बच्चों। तो ये बच्चों क्या है कि चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब आपको बता रहे हैं बच्चों चार्ज की क्या है कि फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये चार्ज की एक फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा बच्चों, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो बच्चों वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है बच्चों ई से। जब बच्चों चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन दूसरी बात करते हैं बच्चों, जब चार्ज मूविंग पोजीशन में होगा, कैसी मूविंग पोजीशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, अनएसेलरेटेड, एक्सेलरेशन जीरो। जब बच्चों चार्ज अनएसेलरेटेड पोजीशन में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, मींस एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। जब बच्चों क्या है कि चार्ज अनएसेलरेटेड है, मूविंग पोजीशन में है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। अब क्या है कि थर्ड पॉइंट बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब चार्ज एक्सेलरेटेड पोजीशन में होगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ओके बच्चों, जब चार्ज कैसी पोजीशन में बच्चों, अनएसेलरेटेड पोजीशन, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या नहीं है बच्चों, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी भी बच्चों रेडिएट करेगा वो। तो बच्चों आपने देखा ये चार्ज की क्या की प्रॉपर्टी थी। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है बच्चों। क्वांटाइज का क्या मतलब है, जब भी चार्ज मिलेगा बच्चों तो चार्ज आपको हमेशा बच्चों ई के इंटीजर मल्टीपल में मिलेगा। चार्ज जब भी मिलेगा बच्चों आपको ई के इंटीजर मल्टीपल मिलेगा किसी भी सिस्टम पर। कुछ साइंटिस्ट ने क्वार्क पार्टिकल की डिस्कवरी की है, लेकिन क्वार्क पार्टिकल का बच्चों फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी वेरीफाई नहीं हो पाया है, इससे चार्ज का क्वांटम अभी तक बच्चों ई है। तो क्यू को जब भी लिखते हैं बच्चों, क्यू को लिखते हैं अपन प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू बच्चों यहां पर है 1 2 3 4। एन की वैल्यू बच्चों यहां पे जीरो नहीं होगी, इमेजनरी नहीं होगी, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपको कोई बच्चों यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चार्ज क्या है कि बच्चों क्या है कि सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको कोई ने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर आपको आंसर दिया 3.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, तो ये तो बच्चों एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको बच्चों आप ई से डिवाइड कर दो। जब 3.2 इंटू 10 की पावर -18 को आप ई से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बच्चों इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये 2 बार कट गया बच्चों, और ये क्या है कि यहाँ से 10 आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बच्चों अगर आपको क्या है कि डेटा दे दिया मान लो 6.4 इंटू 10 की पावर -21, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि इसको आप किससे डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड कर दो, ये 4 बार कट गया बच्चों, ये 10 की पावर -2 रह गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 0.04। तो ये चार्ज क्या नहीं करेगा बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां भी कहेगी आपको एन की वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, फ्रैक्शन में। जहां भी एन की वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, फ्रैक्शन में,
वो चार्ज बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, अब क्या है कि ये तो आपने जाना बच्चों चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों आपको बता रहे हैं चार्ज करने की क्या की मेथड्स क्या क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी बॉडी को चार्ज करने की बच्चों 3 मेथड्स होती हैं। एक होती है बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक होती है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक होती है बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे एक डेफिनेशन इन्वॉल्व होती है बच्चों जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन बोलते हैं बच्चों। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन है किसी भी क्या है कि मेटालिक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को क्या है कि ये अपन बता रहे हैं बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बच्चों अपन बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि पहली मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बच्चों एक डेफिनेशन है जिसका क्या नाम दिया, वर्क फंक्शन, जिसको लिखते हैं बच्चों फाई नाम के लेटर से। क्या चीज है बच्चों, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। इसको बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। ये किसी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों। जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी होगा, जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी होगा। अगर बच्चों क्या है कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है उसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब है उसमें नेट चार्ज 0 है बच्चों। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है। जब किसी बॉडी में बच्चों क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। जब बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो बच्चों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं बच्चों तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर बच्चों हम करते क्या हैं, दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं बच्चों। दो बॉडीज को हम आपस में क्या करते हैं बच्चों, रब करते हैं, जिनके वर्क फंक्शन डिफरेंट हैं। तो बच्चों क्या है कि रबिंग प्रोसेस में जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है बच्चों, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर हो जाता है बच्चों। बच्चों जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है बच्चों वो बन जाती है नेगेटिव चार्ज। क्यों बन गई, जैसे इमेजिन करो बच्चों एक बॉडी में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों तो अब कितने रह गए बच्चों, 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन रह गए ना। तो 10 प्रोटॉन पे चार्ज कितना है बच्चों, 10 ही, और 9 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चों, -9 ही। तो चार्ज कितना बच गया बच्चों, प्लस ही। तो कहने का मीनिंग क्या है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। जिससे इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों उसका मास डिक्रीज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए बच्चों उसका मास इंक्रीज होगा। वो अलग बात है बच्चों की मास का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। ये होता है बच्चों 9.1 × 10⁻³ kg। अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों तो चार्ज आ जाएगा उस बॉडी पे +n ही। किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन एंटर हुए बच्चों तो चार्ज आ जाएगा -n ही। ओके, लेकिन बच्चों इस प्रोसेस के अंदर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। अब सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट होने की वजह से क्या है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज यहां भी वैलिड होता है बच्चों। जो आपको क्या है कि पहले बताया था कि चार्ज को न हम क्रिएट कर सकते हैं न चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताते हैं बच्चों, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बच्चों। देखो बच्चों, अगर हमें क्या है कि 2 कंडक्टिंग बॉडी दे दी है, अगर बच्चों हमें ये 2 कंडक्टिंग बॉडी दे दी है ए और बी, मान लो बच्चों t = 0 पर इन दोनों के मास सेम है। वो कितने कितने बच्चों, ma एंड mb है, और ये सेम दे रखे हैं। और बच्चों मान लिया a का वर्क फंक्शन फाई है और b का वर्क फंक्शन फाई भी है, और a का वर्क फंक्शन बच्चों b के वर्क फंक्शन से कम है। अब बच्चों इनको दोनों को रब कर रहे हैं, अब इन दोनों को रब कर रहे हैं। रब करने के बाद पता चलता है बच्चों, क्योंकि a का वर्क फंक्शन कम है, a का वर्क फंक्शन कम है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन a से इजेक्ट होंगे। मान लो a और b को रब करने के बाद पता चलता है a से 100 इलेक्ट्रॉन निकल के b में चले जाते हैं बच्चों। और a और b को रब करने के बाद पता चलता है बच्चों कि a का मास हो जाता है बच्चों ma' और b का मास हो जाता है mb'। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बच्चों, me। अब हमें बच्चों ये पूछा जा रहा है कि mb', ma' एंड me के बीच में क्या है कि एक सूटेबल मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा। अब सीधी सिंपल सी बात है बच्चों, इससे क्या है कि अगर आप क्या है कि ट्रिक से सोचेंगे तो आप क्या है कि बिना कुछ कैलकुलेट करे, बिना पेन यूज करे,
इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? सीधी सिंपल सी बात सोचो बच्चों, अगर दो लोगों के पास 100 रुपए हैं, दो लोगों के पास मान लो मेरे पास भी 100 रुपए हैं और आपके पास भी 100 रुपए बच्चों, और अगर आप 10 रुपए मुझे दे देते हो बच्चों, तो आपका कितने रुपए बचे? आपका बच्चे बच्चों 90 रुपीज, क्योंकि कैसे निकाला? 100 माइनस 10। और बच्चों मेरे पास कितने हो गए? जब आपने 10 रुपए मुझे दे दिए तो बच्चों मेरे पास हो गए 100 प्लस 10 मतलब 110 रुपीज। तो आपने मुझे बच्चों 10 रुपए दिए थे, 10 रुपए देने के बाद आपके पास 90 रुपीज बचे, मेरे पास बच्चों 110 रुपीज बचे हैं। आपके और मेरे रुपए के बीच में डिफरेंस हो गया बच्चों 20 का। दिए कितने थे आपने? 10 रुपीज, लेकिन बच्चों डिफरेंस कितने का हो गया? 20 रुपीज का। तो यहां पे भी बच्चों क्या है कि यहां से ए से इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ए का मास डिक्रीज होगा। तो ए में डैश कितना हो जाएगा बच्चों? शुरू में कितना था? ए में, इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन का मास घट जाएगा, तो बच्चों एम ए डैश कितना हो जाएगा? एम ए माइनस 100 एम ई। और एम बी डैश कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं बच्चों, तो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो जाएगा, तो एम बी डैश कितना हो जाएगा बच्चों? एम बी डैश हो जाएगा एम बी प्लस 100 एम ई। तो बच्चों डिफरेंस कितना हो जाएगा? बिना कुछ क्या है कि करे, इसे क्या है कि चौथी पांचवी क्लास का बच्चा जैसे सोचता उस तरीके से कर सकते हो बच्चों। एम बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? एम ए डैश प्लस 200 एम ई। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो लोगों के पास क्या है कि 100 रुपए थे, एक आदमी ने 10 रुपए दिए दूसरे को, तो बच्चों जब 10 रुपए दिए जाते हैं डिफरेंस कितने का आता है? 20 का। अब बच्चों अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों? दोनों के बीच में मास में डिफरेंस आएगा 200 एम ई का। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा बच्चों एम बी डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम ए डैश प्लस 200 एम ई। आपको बच्चों क्या है कि इसको इसी तरीके से सोचना है, न कि आपको ऐसे करना है। ऐसे करोगे बच्चों तो नीट में टाइम बहुत लग जाएगा बच्चों। एम ए डैश इक्वल टू क्या लिख दिया? एम ए माइनस 100 एम ई। और एम बी डैश इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों? एम बी प्लस 100 एम ई। आप ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो 3 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे। 3 मिनट का मतलब क्या है कि आपको 1 मिनट के अंदर एवरेज क्या है कि एवरेज क्वेश्चन करना है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन छूटने का मतलब क्या हुआ? आप इस तरीके से क्या है कि 45 में से बच्चों ऑन एन एवरेज 20 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों? आप तो क्वेश्चन एग्जाम में कम कर पा रहे हो ना बच्चों। तो कम करने की वजह से हो सकता है लास्ट में क्या है कि आपको स्ट्रेस भी आ जाए, तो कुछ क्वेश्चंस को आप गलत भी कर बैठ सकते हो। तो बच्चों ये याद रखिए, नीट के अंदर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बच्चों ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या है कि कंसेप्ट के साथ आपको बच्चों ट्रिक्स हर जगह आनी चाहिए। तो यहां पे ट्रिक क्या थी बच्चों? दो लोगों के पास 100 रुपए थे, एक आदमी अगर दूसरे आदमी को बच्चों एक आदमी दूसरे आदमी को अगर बच्चों 10 रुपए ट्रांसफर कर रहा है, तो पहले आदमी को कितने बचे हैं बच्चों? 90 रुपीज। दूसरे आदमी को कितने बचे बच्चों? दूसरे आदमी का कितने हो गए बच्चों? 110। डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का। तो बच्चों 10 रुपीज ट्रांसफर करता तो डिफरेंस 20 का आएगा। अगर 100 रुपीज ट्रांसफर करता तो डिफरेंस 200 का आता। तो यहां से बच्चों अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो डिफरेंस आएगा 200 इलेक्ट्रॉन के मास का। ये बात याद रखिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अब कोई आपको कहता है कि हम तो कंसेप्ट लगाएंगे, अरे पागल, अगर कंसेप्ट लगाएगा तो क्या नीट का पेपर सोल्व हो जाएगा क्या? हमारा इंटरेस्ट एक ही बच्चों, हमें क्या है कि न तो किसी को दिमाग दिखाना है, न किसी से जंग लड़नी बच्चों। हमें इसी साल क्या है कि डॉक्टर बन के जाना है बच्चों। हम अगर क्या है कि नीट में सेलेक्ट होंगे, अगर हमारी टॉप रैंक आएगी तो सारे लोग हमें इंटेलिजेंट बोलेंगे बच्चों। और हम अगर इंटेलिजेंट हैं, अगर हम इंस्टीट्यूट के टॉपर भी हैं और हमारी रैंक नहीं आई बच्चों, तो सारी दुनिया बोलेगी डफरेंस के पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है। तो याद रखिए बच्चों, आपका सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रैंक आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है कि क्वेश्चन कितना आता है इससे किसको कोई भी नहीं देखेगा। आपको क्या है कि स्पीडली सोल्व करना है, आपको ट्रिक लगाओगे तभी स्पीडली सोल्व होगा। तो बच्चों एम बी डैश इक्वल टू कितना हो गया? एम ए प्लस 200 एम ई। आगे चलते हैं बच्चों, ये बात आपको बताइए बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। ये बात आपको बताइए बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। अब बच्चों क्या है कि बॉडी को चार्ज करने की दूसरी मेथड बता रहे हैं बच्चों, जिसको बता रहे हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। जिसको बता रहे हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन वाली जो मेथड है, इसके अंदर आपको क्या है कि कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। पहली बात तो क्या है कि इंडक्शन की मेथड बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? अरे बच्चों क्या है कि सीधी सी बात है, पॉइंट कहीं खिसक के थोड़ी जा सकता है। पॉइंट तो जहां होगा वहीं रहेगा ना बच्चों। पॉइंट में ना कोई ट्रांसलेशन होगा, कुछ जहां है वहीं रहेगा ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? पॉइंट में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जगह कहां है डिस्ट्रीब्यूट होने की। तो ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं। ये मेथड सिर्फ कहां लगेगी? कंटिन्यूअस चार्ज में लगेगी बच्चों। ओके, दूसरी बात, इस मेथड को जब भी आपको क्या है कि बच्चों लगाना होगा, इस मेथड में क्या है कि दो बॉडीज में आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा बच्चों।
दो बॉडीज में आपस में क्या नहीं होगा बच्चों? फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा बच्चों, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा बच्चों। तीसरी बात बच्चों, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज बच्चों अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस प्लस में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन, प्लस माइनस में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन। तो इंडक्शन की सीधी सिंपल डेफिनेशन क्या है बच्चों? इंडक्शन में होता क्या है, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज पड़ा होता है बच्चों, उसी चार्ज का क्या है कि हम क्या कर देते हैं? सेपरेशन कर देते हैं। तो इंडक्शन क्या हुआ बच्चों? इट इज सिंपली ए प्रोसेस, इट इज सिंपली ए प्रोसेस टू सेपरेट द चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी। किसी बॉडी में जो चार्ज पड़ा हुआ है उस चार्ज को सेपरेट करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इंडक्शन। तो देखिए बच्चों, ये मान लो बच्चों क्या है कि हमारे पास एक इंड्यूसिंग बॉडी है, और बच्चों ये इंड्यूस बॉडी है, ये बच्चों हमारे पास इंड्यूसिंग बॉडी है जिसका इफेक्ट होगा, ये बच्चों मान लो हमारे पास इंड्यूस बॉडी है। ये न्यूट्रल है बच्चों, शुरू में न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है? इसमें चार्ज था लेकिन इसमें नेट चार्ज जीरो है बच्चों। तो जैसे ही कहेंगे हम इस कहेंगे इंड्यूसिंग बॉडी को लाएंगे तो प्लस के अंदर यहां क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 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 इधर आ जाएगा, और प्लस 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 क्या है बच्चा? इधर रह जाएगा। इसमें पहले भी नेट चार्ज जीरो था, अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो सिर्फ इसने क्या करा है, इस इंड्यूसिंग बॉडी ने क्या करा है बच्चों? इस बॉडी के अंदर क्या है कि जो चार्ज प्रेजेंट था उस चार्ज का सेपरेशन कर डाला। अब क्या है कि बच्चों अगर हम इसको हटा देते हैं तो वापस क्या है कि मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है तो आपको क्या है कि इस प्लस चार्ज को कैसे हटाएंगे? इसके बाद आप क्या कर देंगे बच्चों? इसके बाद आप करेंगे इसको क्या है कि मान लो आपने क्या करा बच्चों? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बच्चों ये चीज आप आगे पढ़ने वाले हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ के कांटेक्ट में जो भी कंडक्टिंग बॉडी आएगी उसके पोटेंशियल को अर्थ क्या बना देगी? जीरो। कैसे बना देगी बच्चों? या अर्थ से क्या है कि इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, अर्थ से क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे, और क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देंगे बच्चों? खत्म कर देंगे। अब आपके पास क्या रह गया बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज यही रहेगा। क्यों रहेगा नेगेटिव चार्ज यहीं? क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी थी ना, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही बाउंड है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा। अगर गलती से बच्चों जब आपने इसको अर्थ से कनेक्ट करा है, अगर आप इस इंड्यूसिंग बॉडी को हटा देते, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से गायब कर देते, तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। ये बॉडी चार्ज बॉडी बनने की जगह चार्ज लेस हो जाएगी बच्चों। ये बॉडी चार्ज बॉडी बनने की जगह क्या हो जाएगी बच्चों? चार्ज लेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे बच्चों? इसका कनेक्शन अर्थ से हटा दो, इसका कनेक्शन किससे कर दो? अर्थ से हटा दो बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज था और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, आपने अर्थ को हटा दिया। अब इसको हटा दो, किसको हटा दो बच्चों? इंड्यूसिंग बॉडी को हटा दो। ये नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज अब क्या होगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, और बॉडी क्या है अपनी स्टेबिलिटी क्या है गेन करने के लिए, बॉडी बच्चों अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेंशियल चेंज जिसको आप आगे पढ़ेंगे इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, और ये चार्ज इस तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपके पास क्या था बच्चों? एक न्यूट्रल बॉडी थी। आपके पास क्या थी बच्चों? आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। इस न्यूट्रल बॉडी से आपने क्या कर लिया? चार्ज को सेपरेट कर लिया है। इस तरीके से ये इंडक्शन की मेथड है। इंडक्शन की मेथड बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है नीट के लिए। देखो आपने क्या देखा था, अगर गलती से आपने इस प्रोसेस के अंदर किया, जब आपने अर्थ से कनेक्शन किया था, अगर इस इंड्यूसिंग बॉडी को हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज भी किस में चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चला जाएगा। ये बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज बॉडी बनने की जगह बच्चों चार्जलेस हो जाएगी। तो आपको भी क्या है कि यहां से क्या सीख मिल रही है? एग्जाम में क्या है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो आपको पॉजिटिव मार्क्स देंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं बच्चों वो आपको नेगेटिव मार्क्स देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो क्या है कि बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आपकी नॉलेज के बेस पर आइडेंटिफाई होंगे, आपकी प्रैक्टिस के बारे में बीच में आइडेंटिफाई होंगे, और आपको हमारे द्वारा बताई गई टिक्स से आइडेंटिफाई होंगे। बच्चों में आपको क्या है कि वो सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एवरेज भी है ना तो भी बच्चों ये मान के चलना कि आप क्या है कि 40 क्वेश्चन तो फोड़ ही डालोगे बच्चों। अगर आपकी प्रिपरेशन अनसाउंड भी चल रही है तो भी बच्चों क्या है कि नीट 24 में आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। आप क्या है कि जस्ट फॉलो करते चलिए बच्चों। तो बात समझ में आ गई? आपको क्या नहीं करना है बच्चों? नेगेटिव मार्किंग से बचना है बच्चों, क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। कैसे कैसे बचते जाएंगे ये धीरे धीरे मैं आपको सिखाता चलूंगा बच्चों। ओके, तो ये देखा बच्चों आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की, जो हमारे क्या है कि बॉडी को चार्ज करने की थर्ड मेथड है। देखिए बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की मेथड में भी बच्चों क्या है कि कुछ पॉइंट्स काम करेंगे। कौन से पॉइंट काम करेंगे? पहली बात तो क्या है कि कंडक्शन की मेथड में क्या है कि दो कंडक्टिंग बॉडीज में फिजिकल कॉन्टेक्ट रहेगा बच्चों।
इंडक्शन की मेथड में तो क्या था बच्चों, फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, लेकिन कंडक्शन की मेथड में क्या रहेगा बच्चों, कंडक्शन की मेथड में दोनों कंडक्टिंग बॉडीज के बीच में क्या रहेगा बच्चों, फिजिकल कांटेक्ट रहेगा। अब बच्चों क्या है कि कई बार क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बात करते हैं ना चार्ज वगैरह के बारे में, क्योंकि चार्ज हमको दिखता तो है नहीं बच्चों, अब जो चीज दिख नहीं रही तो बच्चों हमें क्या है कि फीलिंग नहीं आती, और फीलिंग नहीं आती तो हमें बच्चों क्या है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो बात हमें समझ में नहीं आ रही होती है। तो बच्चों क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर ये बच्चों मैं बोलूं कि पेन $5 का है, और अगर आपको बच्चों डॉलर का रुपए से रिलेशन नहीं पता तो आपको यही पता नहीं चलेगा इस पेन की वर्थ कितनी है। तो कहने का मीनिंग, अगर आपको इस पेन की वर्थ पता करनी है तो पहले आपको बच्चों डॉलर का रुपए से रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ठीक वही चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टर्म काम आती है, अगर उस टर्म का हम एनालोगस रिलेशन जान लें तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, और फीलिंग आना शुरू हो जाएगी तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा हमें जिंदगी जीने का। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि वो एनालोगस रिलेशन क्या है, एनालोगस रिलेशन का मतलब होता क्या है, अमेरिका में कोई चीज परचेज करते हो बच्चों तो हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, इंडिया में कोई चीज परचेज करते हो तो बच्चों हमें रुपए की जरूरत पड़ती है। अब अगर हमने बोला कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, तो बच्चों क्या है कि आपको $5 कोई बोल देगा तो आप बोल दोगे $5 कितने होंगे बच्चों, 5 × 80 400 रुपए हो जाएंगे ना बच्चों। तो ये है बच्चों एनालोगस रिलेशन। यही एनालोगस रिलेशन बच्चों में आपको क्या है कि फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज के बीच में बता रहा हूं बच्चों। जब आपको ये एनालोगस रिलेशन फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज में पता चल जाएगा तो बच्चों आप आसानी से क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ सकेंगे बच्चों। यही बात आपको क्या है कि नीट की प्रिपरेशन में भी समझनी है। जब बच्चों आपको यह पता चल जाएगा कि नीट में पिछले 10-15 सालों में क्या पूछा है, कहां से पूछा है, किस लेवल का पूछा है, और आप क्या है कि अगर उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कर लेंगे, और कौन से क्वेश्चन में कहां गलती होती है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगती है, और कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो बच्चों अगर आप एवरेज भी हैं तो भी आप टॉप रैंकर बन जाएंगे बच्चों। क्योंकि टॉप रैंकर कोई क्या है कि पैदाइश से टॉप रैंकर नहीं होता बच्चों, वो अपनी स्मार्ट टेक्निक की वजह से टॉप रैंकर बनता है, अपनी स्मार्ट क्या है कि लर्निंग से टॉप रैंकर बनता है, अपने स्मार्ट तरीके से क्या है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से टॉप रैंकर बनता है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या है कि यहां पे एनालोगस रिलेशन बताते हैं बच्चों। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो, पढ़ते हैं हम हाइड्रो, पढ़ते हैं हम थर्मो। हाइड्रो का मतलब है ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो बच्चों फ्लूइड को डील करेगी। थर्मो का मतलब क्या है बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जो बच्चों हीट को डील करेगी। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज को डील करेगी। अब ये अगर एनालोगस रिलेशन समझ लिए, ये अगर टर्म समझ ली बच्चों, तो आप क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फील करना शुरू कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हाइड्रो में जो काम हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड करती है बच्चों, जो काम हाइड्रोस्टैटिक्स में क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड करती है, सेम रोल इज प्लेड बाय क्वांटिटी ऑफ हीट इन थर्मो एंड सेम रोल इज प्लेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रो। तो क्या बात पता चल गया बच्चों आपको, यहां पे क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो काम करेगा वही काम यहां पे कौन करेगा बच्चों, क्वांटिटी ऑफ हीट। वही काम यहां पे कौन करेगा बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, जो काम यहां पे क्या है कि लिक्विड का हेड, लिक्विड का लेवल, लेवल ऑफ लिक्विड जिसको बोलते हैं बच्चों हेड, हाइट, लेवल ऑफ लिक्विड जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेड। जो काम यहां पे लिक्विड का लेवल करता है बच्चों, वही काम यहां पे कौन करता है बच्चों, टेम्परेचर। वही काम यहां पे कौन करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको इलेक्ट्रिसिटी का लेवल बोलते हैं बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों बात बताता हूं, ये बड़ा मजा आ जाएगा बच्चों आपको इस बात को जान के। बच्चों क्या है कि हाइड्रो में जो काम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड करता है, वही काम थर्मो में कौन करता है, क्वांटिटी ऑफ हीट। वही काम इलेक्ट्रो में कौन करता है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जो काम हाइड्रो में कौन करता है, लेवल ऑफ लिक्विड जिसको हेड बोलते हैं, जिसको हाइट बोलते हैं। वही काम बच्चों थर्मो में कौन करता है, टेम्परेचर। और वही काम बच्चों इलेक्ट्रो में कौन करता है, पोटेंशियल। अब आप देखो बच्चों मजे की बात क्या है, अब आपको हर चीज में इंटरेस्ट आएगा, फीलिंग आएगी बच्चों। क्या है कि हर कंटेनर की लिक्विड को होल्ड करने की एक फाइनाइट कैपेसिटी होती है। किसी भी कंटेनर में बच्चों यदि आप लिक्विड डालोगे तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा बच्चों उसकी साइज पर। अगर साइज बहुत बड़ी है, अगर बच्चों कंटेनर की साइज बहुत बड़ी है तो बहुत ज्यादा लिक्विड डालोगे तो भी लिक्विड का लेवल बहुत कम बढ़ेगा। और कंटेनर की साइज अगर बहुत छोटी है, बहुत कम भी लिक्विड डालोगे तो भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, अगर बच्चों समुद्र में जाके एक नदी मिला दोगे
तो भी बच्चों क्या है कि नदी में पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मिली किससे? समुद्र से जाके मिली। तो समुद्र के अंदर लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा ही नहीं जरा सा फर्क। ओके बच्चों। लेकिन अगर आपने कैपिलरी में एक पानी की बूंद भी डाल दी तो बच्चों तुरंत क्या है कि भर जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? इसी तरीके से बच्चों क्या है कि अगर किसी भी बॉडी को आप हीट दोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? डिपेंड करेगा बच्चों उसकी साइज पर। इसी तरीके से बच्चों किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लेवल बढ़ेगा। हर बॉडी की लिक्विड को होल्ड करने की फाइनाइट कैपेसिटी होती है। अगर क्या है कि बॉडी में आप लिक्विड ज्यादा डाल दोगे तो हो सकता है कैपेसिटी ज्यादा डाल दोगे तो बॉडी से लिक्विड क्या है कि बाहर निकल जाएगा, लीक हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों किसी बॉडी को अगर क्या है कि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट दे दोगे तो सिस्टम से हीट लीक हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों किसी बॉडी को अगर ज्यादा चार्ज दे दोगे, उसकी कैपेसिटी ज्यादा, तो सिस्टम से चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि यहां पे क्या है कि अगर छोटी सी कैपिलरी है उसमें क्या है कि जरा सा भी आपने एक लिक्विड की ड्रॉप डाल दी तो तुरंत बढ़ जाएगी। तो बच्चों अगर आपने भी आपकी प्रिपरेशन जो ना अगर उसी तरीके से करी जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों ये मान के चलना अगर आपका टाइम कम भी बचा हुआ है, आपकी नॉलेज कम भी है, आपकी परसेंटेज कम भी है, हो सकता है आपके क्या है कि फिजिक्स में 180 में से क्या है कि 30 मार्क्स आ रहे हो, 40 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, 130 आ रहे हो, तो भी अचानक आपके क्या आ जाए पता लगा 170 प्लस फोड़ दो आप एकदम। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये बच्चों आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करेगा। और आपके पढ़ने का तरीका अच्छा कौन बनाएगा? आपके पढ़ने का तरीका वही आदमी अच्छा बना सकता है जिसको क्या है कि एकदम नीट का क्या है कि एकदम एक्सपोजर है, कंप्लीट डिटेल, जो आपको सीधा कहां पे लेके जाएगा? सीधा बच्चों क्या है कि क्वेश्चन के मुंह में घुसाएगा। किस तरीके के क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों। तो आपकी नॉलेज कम भी होगी, आपकी प्रिपरेशन कम भी होगी, तो भी आप क्या है कि पेपर को बच्चों फोड़ेंगे। तो यहां पर आपने क्या देखा? पोटेंशियल क्या चीज है बच्चों? पोटेंशियल बताएगा इलेक्ट्रिसिटी के लेवल को। एक और बात समझो बच्चों, जब दो कंटेनर जिनमें लिक्विड के लेवल डिफरेंट हैं, दो कंटेनर जिनमें लिक्विड के लेवल डिफरेंट हैं, अगर उनका फिजिकल कांटेक्ट कराओगे तो क्या होगा बच्चों? लिक्विड का फ्लो नेचुरल मैनर में हाई हेड वाले कंटेनर से लो हेड वाले कंटेनर की तरफ होगा। लिक्विड का फ्लो नेचुरल मैनर में हाई हेड वाले कंटेनर से लो हेड वाले कंटेनर की तरफ होगा। बच्चों इस प्रोसेस में इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि हाई हेड वाले कंटेनर में लिक्विड की क्वांटिटी लो हेड वाले कंटेनर से कम थी या ज्यादा थी। मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इट इज नॉट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड that is going to decide the direction of liquid flow, but it is the head of liquid, it is the head of liquid, it is the height of liquid, it is the level of liquid that will decide the direction of flow. बात समझ में आ गई बच्चों? इसी तरीके से क्या है कि एग्जाम में मार्क्स आपके क्या है कि कौन डिसाइड करेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए ना बच्चों, उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं बच्चों उस टाइप के। अगर आपके क्या है कि उस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं बच्चों, तो आप कमजोर भी रहे होंगे ना, तो भी आपके क्या है कि नीट में सिलेक्शन पक्का होगा। तो बच्चों हमसे पढ़ने पे क्या होगा? आपको क्या है कि उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनमें से क्या है कि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप कमजोर भी होंगे तो भी सिलेक्ट होंगे बच्चों। जैसे आपने देखा ना कि लिक्विड का फ्लो हमेशा किससे होगा? हाई हेड वाले कंटेनर से लो हेड वाले में होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाई हेड वाले कंटेनर में लिक्विड की क्वांटिटी लो हेड वाले कंटेनर से ज्यादा है या कम है। इसी तरीके से बच्चों जब दो बॉडी जिनके टेम्परेचर डिफरेंट हैं उनका अगर हम कनेक्शन करेंगे तो बच्चों हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में होगा। और कब तक होगा? जब तक उनके टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएंगे बच्चों। इसी तरीके से क्या है कि बच्चों पोटेंशियल क्या बताएगा? जब दो कंडक्टिंग बॉडी जिनके इलेक्ट्रिसिटी के लेवल डिफरेंट है, जिनके पोटेंशियल डिफरेंट है, इनका फिजिकल कांटेक्ट कराएंगे बच्चों, तो चार्ज का फ्लो नेचुरल मैनर में, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नेचुरल मैनर में हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी में होगा। किस लिए होगा? आप आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जब भी बच्चों चार्ज का ट्रांसफर होता है तो किस लिए होता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बच्चों जब भी आप क्या है प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो क्यों कर रहे हो? ताकि आपको लगता है क्योंकि प्रिपरेशन करने से क्या है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके अंदर अपग्रेडेशन हो जाएगा, आप नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप बेहतरीन हॉस्पिटल वगैरह बना पाएंगे, आपकी जिंदगी लिविश हो जाएगी। इसलिए तो पढ़ रहे हैं बच्चों। तो कहने का मीनिंग आप इतनी मेहनत, इतनी रातें क्यों जग रहे हो बच्चों?
इसीलिए जग रहे हो ना, ताकि आप डॉक्टर बन जाएं, आप स्टेबल हो जाएं। तो बच्चों ये बात भी याद रखो, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या है कि बेस्ट मेंटर की जरूरत होगी, उस मेंटर की जरूरत होगी जो आपकी नॉलेज को क्या है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल है तो बच्चों 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस जुड़ेगा। तो सोचो आपका क्या है कि पढ़ने का तरीका 32 ईयर्स का हो जाएगा। तो कहने का मतलब पढ़ने का तरीका आपका एकदम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपने देख लिया कंडक्शन की मेथड में क्या करेंगे। कंडक्शन की मेथड में दो कंडक्टिंग बॉडीज का जब भी कनेक्शन किया जाएगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक? जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। यही बच्चों की है कि मेथड ऑफ चार्जिंग है बाय कंडक्शन। फिर से बता रहा हूं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा बच्चों, दो कंडक्टिंग बॉडी जिनके पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, उनका हम क्या है कि फिजिकल कांटेक्ट कराएंगे। चार्ज का क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक बच्चों? जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। तो ये बातें पढ़ी बच्चों आपने क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड के बारे में। अब बच्चों क्या है कि मैं आपको अगले लेक्चर में क्या है कि बच्चों बात बताऊंगा कूलम्स लॉ के बारे में, अगले लेक्चर के बारे में। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कूलम्स लॉ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। बने रहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।